सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेक्टर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। पावर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, डेटा क्या कहता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में नेशनल लेवल के ऊपर एनर्जी की शॉर्टेज को हमने कम किया है, हमने रिड्यूस किया है। आज की डेट में नेशनल लेवल के ऊपर एनर्जी की शॉर्टेज सिर्फ कितनी है, 0.1% है, और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में नेशनल लेवल के ऊपर एनर्जी की शॉर्टेज सिर्फ कितनी है, 0.1% है। पिछले साल ऑल टाइम मैक्सिमम पावर की डिमांड की गई, पिछले साल सबसे ज़्यादा पावर की डिमांड की गई। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें तो कितनी पावर डिमांड की गई, 250 गीगावाट पावर डिमांड की गई। और ये जो पावर की डिमांड है इसको हम फुलफिल कर पाए, ये भी अपने आप में सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। दो बेसिक सिंपल सी चीज़ें, एक तो नेशनल लेवल पे जो एनर्जी की शॉर्टेज है वो आज की डेट में सिर्फ कितनी है, 0.1% है। और दूसरा, पिछले साल ऑल टाइम मैक्सिमम पावर की डिमांड की गई। एब्सोल्यूट टर्म्स में कितनी पावर डिमांड की गई, 250 गीगावाट पावर डिमांड की गई, और इसको हम सक्सेसफुली फुलफिल कर पाए। यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन को भी अचीव कर लिया गया है। सभी विलेजेस को और हाउस होल्ड्स को अक्रॉस द कंट्री इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। पावर की अवेलेबिलिटी के मामले में भी हमने इम्प्रूवमेंट किया है। अर्बन एरियाज़ में पर डे ऑन एन एवरेज 23.4 आवर्स की पावर सप्लाई है, और रूरल एरियाज़ में ऑन एन एवरेज 21.9 आवर्स की पावर सप्लाई है। मतलब पावर सप्लाई के मामले में, पावर अवेलेबिलिटी के मामले में भी हमने बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है। हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई है। आज की डेट में हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 457 गीगावाट है, और इसके बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में भी की थी। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी जो हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में आज की डेट में हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 209 गीगावाट है। और ये जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, ये डेटा हमने कहाँ से लिया है, ये डेटा हमने लिया है PIB से। और ये डेटा क्या दिखाता है कि हमारा जो पावर सेक्टर है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो रहा है। और पावर सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये जो डेटा है इस डेटा को बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, पावर सेक्टर में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कब इस्टेब्लिश किया गया, 2 जुलाई 1992 को। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कब इस्टेब्लिश किया गया, 2 जुलाई 1992 को इस्टेब्लिश किया गया। इसकी कहानी कुछ और थी। पहले हुआ करता था एक डिपार्टमेंट ऑफ पावर, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पावर था ये हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कोल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के अंडर। एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी। मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कोल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इस मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ करता था एक डिपार्टमेंट ऑफ पावर। लेकिन ये जो मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, एक बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ पावर, दूसरी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और तीसरी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बनाई गई, इसका नाम 2006 में बदला गया, और इसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत सिंपल, पहले एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कोल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। लेकिन इस मिनिस्ट्री को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से 3 सेक्शंस में, एक बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ पावर, दूसरी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और तीसरी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, 2006 में इसका नाम बदला गया, और नाम बदल के रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर बनाई गई, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रेगुलेट करने का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट भी इंश्योर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर करती है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इसके अंडर में 5 सेंट्रल PSUs हैं। कौन कौन सी 5 सेंट्रल PSUs मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में हैं, एक है NTPC, दूसरी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरी है नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, चौथी है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, और 5वीं है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में 5 सेंट्रल PSUs हैं। कौन कौन सी,
एक है द वेरी पॉपुलर एनटीपीसी, दूसरी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरी है नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, चौथी है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और पांचवी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। बहुत सिंपल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को इस्टेब्लिश कब किया गया? 2 जुलाई 1992 को इस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कोल को भी इस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को भी इस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का काम क्या है? नाम से ही क्लियर है, कोल का जितना भी एक्सप्लोरेशन है, प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है और प्राइसिंग है, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल ये सारा कामकाज करती है थ्रू गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन। 2 गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशंस हैं जिनके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल ये सारा कामकाज करती है। कौन कौन सी कॉरपोरेशंस हैं? एक है कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरी है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। कौन कौन सी 2 कॉरपोरेशंस हैं? एक है कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरी है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। इन दोनों कॉरपोरेशंस के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो कोल के एक्सप्लोरेशन को, प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को और प्राइसिंग को रेगुलेट करती है। और तीसरी मिनिस्ट्री बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी क्या रही है? हमारी कंट्री में 1970s में एनर्जी क्राइसिस आए थे और जब ये एनर्जी क्राइसिस आए तो एक कमीशन बनाई गई, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन सी कमीशन बनाई गई? कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैश। ये जो कमीशन बनाई ये किसने बनाई? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई। कब बनाई? 1981 में बनाई। कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसने बनाई? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाई। कब बनाई? 1981 में बनाई। और इस कमीशन को काम दिया गया न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का, पॉलिसी को तैयार करने का और एग्जीक्यूट करने का। लेकिन फिर अगले ही साल 1982 में उस टाइम की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हुआ करती थी उसने एक नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कौन सा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। लेकिन फिर 1992 में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कोल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हुआ करती थी, इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया और एक बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। 1992 में फॉर्म किया गया मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थी इसका नाम बदला गया 2006 में और नाम बदल के रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत सिंपल। एक तो हमने बात की कि जो पावर सेक्टर है ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो पूरा डेटा हमने देखा। और दूसरा हमने बात की पावर सेक्टर के स्ट्रक्चर के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बारे में पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के बारे में पढ़ा और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ा। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक तौर पे इसको याद रखना। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें आपने कर दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो और अगर आप केपेबल हो, हेल्प कर सकते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है पावर सेक्टर डिस्कॉम्स के बारे में और RDSS के बारे में। RDSS की फुल फॉर्म क्या है? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। RDSS के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पावर सेक्टर डिस्कॉम्स की कहानी क्या है? डिस्कॉम्स की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। पावर सेक्टर डिस्कॉम्स की कहानी क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के बारे में तो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में 3 मेजर प्रोसेसेस को इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन से 3 मेजर प्रोसेसेस हैं? एक है पावर जनरेशन। सबसे पहले तो पावर को जनरेट किया जाता है पावर प्लांट्स के अंदर, तो पहला प्रोसेस कौन सा है? पावर जनरेशन। दूसरा प्रोसेस है पावर ट्रांसमिशन। ये जो पावर जनरेट की गई इसको ट्रांसमिट किया जाता है, इसको पहुंचाया जाता है सब स्टेशंस तक। और तीसरी प्रोसेस है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पावर सब स्टेशंस तक आई, ये जो इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशंस तक आई, इसको अल्टीमेटली हाउस होल्ड्स तक, इसको अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में 3 मेजर प्रोसेसेस हैं। कौन कौन सी? एक पावर जनरेशन, दूसरी पावर ट्रांसमिशन और तीसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनका काम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। बेसिकली ये जो डिस्कॉम्स होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स को हाउस होल्ड्स के साथ में कनेक्ट करती हैं। डिस्कॉम्स का बेसिक काम क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स हैं इनको हाउस होल्ड्स के साथ में, कंज्यूमर्स के साथ में लिंक करने का काम किसका है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है? डिस्कॉम्स का है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का है। हमारे कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कॉम्स को ओन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स ओन करती हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट डिस्कॉम्स भी हमारे कंट्री में ऑपरेट करती हैं, फंक्शन करती हैं। पावर आपको पता होगा कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पावर कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पावर को सप्लाई करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है। पावर को सप्लाई करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है। बहुत सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में 3 मेजर प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी? पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्कॉम्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और पावर कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इस इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के सामने मेजर चैलेंजेस क्या हैं? एक जो बड़ा चैलेंज है वो है हाई AT&C लॉसेस, हाई एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। जब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो लंबे चौड़े टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कभी ट्रांसफार्मर लॉसेस होते हैं, कभी बिजली को चोरी किया जाता है, कभी मीटर्स के साथ में गड़बड़ की जाती है, कभी सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते सब्सिडीज अनाउंस कर देती है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसान होता है, डिस्कॉम्स को घाटा होता है। इन जनरल ये जो डिस्कॉम्स हैं इनकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ है। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम टैरिफ डिटर्मिनेशन। जो टैरिफ डिसीजन प्रोसीजर है उसमें फ्रिक्वेंटली डिलेज देखने को मिलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स होते हैं इनको डिटरमाइन करती हैं कमीशंस, और ये जो कमीशंस हैं वो अपने डिसीजंस को फ्रिक्वेंटली डिले करती रहती हैं। क्यों करती रहती हैं? बिकॉज कभी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, सरकार इनके ऊपर दबाव बना रही होती है, सरकार कह रही होती है कि रेट्स को कम करो। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये जो टैरिफ डिसीजंस हैं इनमें डिले देखने को मिलता है, और इसकी वजह से नुकसान होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसकी वजह से नुकसान होता है डिस्कॉम्स को। और लास्ट, लैक ऑफ मीटरिंग। ये जो मीटर्स हैं इनकी भी कमी है, इनको इंस्टॉल नहीं किया गया प्रॉपरली। देखो, जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेन के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में प्राइमरीली 3 प्लेयर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं फीडर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फीड करते हैं। दूसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और तीसरे होते हैं कस्टमर्स। कस्टमर के लेवल पे तो फिर भी मीटर्स को इंस्टॉल किया गया है, लेकिन ये जो फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इस लेवल पे मीटर्स के इंस्टॉलेशन में बहुत कमी है। और इससे दिक्कत होती क्या है कि एक तो ये पता नहीं चल पाता कि किस लेवल पे कितनी एनर्जी को सप्लाई किया जा रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जा रहा है, और दूसरा कहाँ कितना लॉस हो रहा है उसको डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेजर चैलेंजेस क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में? एक तो हाई टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, दूसरा पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, तीसरा जो टैरिफ डिटर्मिनेशन है उसमें डिलेज देखने को मिलते हैं, और चौथा लैक ऑफ मीटरिंग। अच्छा, ये जो चैलेंजेस हैं डिस्कॉम्स के सामने, ये जो प्रॉब्लम्स हैं डिस्कॉम्स की, इसको एड्रेस करने के लिए सरकार लेकर आई रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को। कौन सी स्कीम को? रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को। और इस स्कीम का एम क्या है? एक तो बोला गया कि जो AT&C लॉसेज हैं इनको हम रिड्यूस करेंगे, इनको हम कम करेंगे बाय 12 to 15% अक्रॉस इंडिया। ये जो टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज हैं इनको हम रिड्यूस करेंगे, इनको हम कम करेंगे बाय 12 to 15% अक्रॉस इंडिया। दूसरा बोला गया कि जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई है और जो एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड है उसके बीच में जो गैप है उस गैप को हम 0 तक लेकर आएंगे बाय 2024-25। एक तो क्या बोला गया कि जो टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे, उनको हम कम करेंगे बाय 12 to 15% अक्रॉस इंडिया। और दूसरा क्या बोला गया, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज के बीच में गैप है उस गैप को हम 0 तक लेके आएंगे बाय 2024-25।
और स्कीम का आउटकम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा कि जो AT&C लॉसेज हैं उनको हमने रिड्यूस कर दिया है बाय 15.37%। जो हमारा टारगेट था उस टारगेट से थोड़ा सा ज़्यादा ही अचीव किया हमने। AT&C लॉसेज को हमने रिड्यूस किया है बाय 15.37%। और जो ACS और ARR गैप है उसको भी हमने रिड्यूस किया है, और रिड्यूस करके हम कितने तक लेके आ गए हैं, 0.45 रुपीज़ पर किलोवाट आवर तक लेकर आ गए। और ये हम डेटा बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 का। तो जो ACS ARR गैप है उसको भी रिड्यूस करके हम कितने तक लेके आ गए हैं, 0.45 रुपीज़ पर किलोवाट आवर तक लेकर आ गए। टारगेट कितना है कि 2024-25 तक ये जो गैप है इसको हमें 0 तक लेकर आना है। मतलब हम ऑन ट्रैक हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो स्कीम है ये बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट की गई है। ये जो स्कीम है इसके 2 की कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली ये जो एम है इसको अचीव करने के लिए क्या किया गया है, एक तो प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। ये जो लैक ऑफ मीटरिंग थी, इस लैक ऑफ मीटरिंग को एड्रेस करने के लिए स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूशन का उसको अपग्रेड किया जा रहा है। और तीसरा, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है इस स्कीम के थ्रू, और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसका रिजल्ट आउटकम्स में हमें दिखाई दे रहा है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम क्या है, इसको बहुत ही बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। देखो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के 5 की एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से 5 की एस्पेक्ट्स हैं? एक तो डेवलपमेंट ऑफ रूरल इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रूरल एरियाज़ में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो पहले रूरल इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, और इसमें सिग्निफिकेंट काम किया गया है, बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। दूसरा, प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड कनेक्टिविटी। जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो अब हाउस होल्ड्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करो। तीसरा, एंश्योरिंग एडुकेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बना दिया, हाउस होल्ड्स को कनेक्टिविटी भी दे दी, लेकिन अब आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो सप्लाई को भी एंश्योर करना। चौथा, पावर एट अफोर्डेबल रेट्स, कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है ये अफोर्डेबल रेट्स पे हो, ये सस्ते दरों पे हो। बिकॉज गाँव में गरीब लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा रईस लोग नहीं रहते हैं। जो भी पैसे वाले लोग होते हैं वो जनरली शहर की तरफ आ जाते हैं। तो जो गांव में लोग रह रहे हैं वो बेचारे इन जनरल पुअर होते हैं, सब नहीं होते हैं लेकिन हाँ ज़्यादातर होते हैं। तो उनके लिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल होनी चाहिए। और लास्ट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्लीन और सस्टेनेबल पावर होनी चाहिए। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, पावर का जनरेशन है, वो क्लीन मेथड्स के थ्रू होना चाहिए, वो सस्टेनेबल पावर होनी चाहिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के 5 की एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? एक तो रूरल इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। दूसरा, हाउस होल्ड्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करो। तीसरा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी एडुकेट सप्लाई को एंश्योर करो। चौथा, ये जो पावर है ये अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल होनी चाहिए। और पांचवा, ये जो पावर जनरेट की जा रही है ये क्लीन होनी चाहिए, ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। अच्छा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। जैसे एक लाई गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसको लाया गया 2014 में, और इसका एम क्या था कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जितने भी अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस हैं उन सबको इलेक्ट्रीफाई करना है। जितने भी ऐसे विलेजेस हैं जिनमें अब तक बिजली नहीं पहुंची है उन सब में बिजली पहुंचानी है। इसके लिए 2014 में लॉन्च किया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को। और रूरल एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, ऑगमेंट करना है। देखो, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति योजना है, नाम से क्लियर है। 2014 में इसको लाया गया और इसका एम क्या था कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जितनी भी ऐसे विलेजेस हैं जो कि अनइलेक्ट्रीफाइड हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करना है। फिर दूसरी लाई गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको कब लाया गया? 2017 में लाया गया। और इसका एम क्या था कि जितने भी रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो कि अनइलेक्ट्रीफाइड हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करना है। देखो, ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना थी इसका एम क्या था कि जितने भी ऐसे गांव हैं जो कि अनइलेक्ट्रीफाइड हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करना है। और ये जो सौभाग्य योजना है इसका एम क्या है कि जितने भी ऐसे अर्बन और रूरल हाउस होल्ड्स हैं जो कि अनइलेक्ट्रीफाइड हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करना है।
31 मार्च 2019 तक ये रिपोर्ट किया गया कि सभी हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है सभी स्टेट्स में, सिवाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ को छोड़ के। जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है छत्तीसगढ़ के, उन एरियाज को छोड़ के बाकी सभी हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। और इन टोटल डेटा क्या कहता है कि 31 मार्च 2021 तक लगभग 2.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई किया गया है इस प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत। ये दोनों योजनाओं को बहुत बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, पावर सेक्टर को पुश करने के लिए सरकार ने और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक तो सरकार लेकर आई नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन को। कौन सा मिशन? नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन। हमारे यहाँ पे जो स्मार्ट ग्रिड की पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए लाया गया नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन को। दूसरा एक मिशन शुरू किया गया, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसका एम क्या था कि जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं पावर सेक्टर में उनको यूज़ करने के लिए, उनको एडवांस करने के लिए लाया गया मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च को। फिर इसके अलावा उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल प्रोग्राम लाया गया, उजाला प्रोग्राम को लाया गया। बेसिकली जो इनएफिशिएंट ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव्स यूज़ किए जाते थे, बल्ब्स वगैरह यूज़ किए जाते थे, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको किससे रिप्लेस करने के लिए? एलईडी बल्ब से, एलईडी ट्यूबलाइट से और एनर्जी एफिशिएंट फैन से रिप्लेस करने के लिए लाया गया उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल प्रोग्राम को। फिर एक स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और ये जो स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम था, इसका एम क्या था कि जितनी भी कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि ज़्यादा बिजली खाती हैं, उनको स्मार्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रीट लाइट से रिप्लेस किया जाएगा। फिर एक मिशन लाया गया नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी का एम क्या था? ये बेसिकली 8 मिशंस में से एक मिशन था अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर 8 मिशंस हैं, उनमें से एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। और ये जो मिशन है, ये नाम से ही क्लियर है कि हमें एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस को और मेथड्स को प्रमोट करना है। फिर एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को लॉन्च किया गया। हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको कन्वेंशनल पावर ग्रिड के साथ में कनेक्ट करने के लिए लाया गया ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं मोटा मोटा हमने क्या बात की। एक तो हमने बात की नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के बारे में। हमारे कंट्री में जो स्मार्ट ग्रिड के पॉलिसीज़ हैं और प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप और सुपरवाइज करने का काम किसका है? नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन का है। दूसरा मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च है। पावर सेक्टर में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए लाया गया मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च को। फिर एक है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल प्रोग्राम। जो पुराने टाइम में इनएफिशिएंट ट्रेडिशनल बल्ब्स चलते थे, फैंस चलते थे, उनको रिप्लेस करने के लिए बाय एलईडी बल्ब्स, बाय एलईडी ट्यूबलाइट्स, बाय एनर्जी एफिशिएंट फैंस, उसके लिए लाया गया उजाला प्रोग्राम को। फिर लाया गया स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। ये जो कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स हुआ करती थी उनको स्मार्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रीट लाइट से रिप्लेस करने के लिए लाया गया स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम को। फिर एक लाया गया नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर 8 मिशंस थे, उनमें से एक मिशन कौन सा था? नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। और फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको कन्वेंशनल पावर ग्रिड्स के साथ में कनेक्ट करने के लिए लाया गया ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को। अच्छा, पावर सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कौन कौन से हैं? एक तो पहले हम पावर डेफिसिट हुआ करते थे, अब हम पावर सरप्लस हो गए हैं। हमने पिछले 9 साल में लगभग मोर देन 175 गीगावाट ऑफ जनरेशन कैपेसिटी को ऐड किया है। अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है कि पावर डेफिसिट से अब हम पावर सरप्लस हो गए हैं। सौभाग्य के अंडर हमने लगभग 2.86 करोड़ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई किया है, अभी अभी हमने पढ़ा है। रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में हम दुनिया भर में 4th नंबर पे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हमने 100% विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई कर दिया, ये भी अभी भी पढ़ा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हुआ करते थे डिस्कॉम्स के, उनको हमने रिड्यूस कर दिया है
21.5% से लेके लगभग 16.5% तक। और जो एलईडी बल्ब्स की प्रोक्योरमेंट प्राइस हुआ करती थी उसको भी डिक्रीज़ किया गया है। 2014 से 2019 के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये जो प्राइसेस हैं इनको लगभग 90% से हमने डिक्रीज़ किया है। और एलईडी बल्ब जो होते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, तो इनकी भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है। ये कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं पावर सेक्टर के, जिनको अलग अलग जगह पे इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। एनर्जी सेक्टर के सामने चैलेंजेस क्या हैं? एक तो सिक्योरिटी ऑफ फ्यूल को एंश्योर करना अपने आप में बड़ा चैलेंज है, बिकॉज सप्लाई, और वो भी रेगुलर सप्लाई एंश्योर करना बड़ा चैलेंज है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है ये डिपेंड करता है कोल के ऊपर, और हम कोल के इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, तो इस वजह से एनर्जी सेक्टर में सिक्योरिटी को एंश्योर करना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। दूसरा, ट्रांसमिशन लॉसेस। हालांकि ट्रांसमिशन लॉसेस को हमने सिग्निफिकेंटली कम किया है, लेकिन कम करने के बावजूद भी ये जो लॉसेस हैं अभी भी बहुत ह्यूज नंबर में होते हैं। तो जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं ये भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्कॉम्स। ये जो डिस्कॉम्स हैं इनकी फाइनेंशियल हेल्थ कोई बहुत बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है? एक तो पॉपुलिस्ट टैरिफ्स होते हैं, सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते फ्री में बिजली बांट रही है, नुकसान किसको होगा? डिस्कॉम्स को होगा। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसीज भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, बहुत सारे स्टेट्स के बीच में रिवर मैनेजमेंट को लेके इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं, और ये जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं इनकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो नेगेटिवली इम्पेक्ट होती हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है इसमें प्राइवेट सेक्टर का और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स का बड़ा लिमिटेड रोल है। अभी भी डोमिनेंस किसका है? पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस है। ज़रूरत है कि हम प्राइवेट सेक्टर को एडिक्वेटली इंक्लूड करें, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स को भी अलाउ करें। पॉलिसी इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन्स भी देखने को मिलती हैं। देखो, एनर्जी सेक्टर के मेजर चैलेंजेस क्या हैं? एक तो सिक्योरिटी ऑफ फ्यूल को एंश्योर करना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो है ट्रांसमिशन लॉसेज। ये जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं इनमें हमने बहुत सुधार किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करने को बाकी है। तीसरा, ये जो डिस्कॉम्स हैं इनकी पुअर फाइनेंशियल हेल्थ है। चौथा, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के चलते जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं। प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स का जो रोल है वो बेहद लिमिटेड है। पॉलिसी इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो चैलेंजेस हैं एनर्जी सेक्टर के सामने, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? एक तो फ्यूल रिफॉर्म्स करो, कोल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करो, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करो इस कोल के प्रोडक्शन में, बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ कोल को एडिक्वेटली एंश्योर करो। दूसरा, रेगुलेटर्स को ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब वो कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं तो उसको इस तरीके से बनाएं कि सबको फ़ायदा हो, सभी स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा हो, किसी को नुकसान ना हो। चाहे फिर वो पावर प्लांट है, चाहे फिर वो सब स्टेशन है, चाहे फिर वो डिस्कॉम कंपनी है, चाहे फिर वो कंज्यूमर है, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, किसी को घाटा ना हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें प्राइवेट सेक्टर को इस एनर्जी सेक्टर में और ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो थोड़ी इंप्रूव हो। ये जो एनर्जी सेक्टर है, इस एनर्जी सेक्टर के लिए हमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, फंडिंग को एंश्योर करने की ज़रूरत है। पैसे की कमी है इस सेक्टर में, तो फंडिंग को एंश्योर करने की ज़रूरत है। और फिर एक एप्रोप्रिएट फ्यूल मिक्स बनाने की ज़रूरत है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज दोनों को इंक्लूड करके हमें एक एप्रोप्रिएट फ्यूल मिक्स बनाने की ज़रूरत है। ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी डिमांड है, कहाँ पे गैप है। और फिर दूसरा एस्पेक्ट ये भी है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, कि कितना नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, और उस हिसाब से कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के थ्रू किस तरीके से कितने फ्यूल को यूज़ किया जाए, कितना जनरेट किया जाए, उसका एक प्रॉपर मिक्स बनाने की ज़रूरत है। सॉल्यूशंस क्या हैं? फ्यूल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। रेगुलेटर्स को ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें किसी को घाटा ना हो। प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ये जो एनर्जी सेक्टर है इसके लिए फंडिंग एंश्योर करने की ज़रूरत है, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को एडिक्वेटली हमें यूज़ करने की ज़रूरत है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी नीड कितनी है और हम कितना जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, एक इंडेक्स है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। और ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये देखता है कि वर्ल्ड वाइड किस तरीके से कंट्रीज जो हैं
वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रही हैं। जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनको छोड़ के किस तरीके से दुनिया भर की कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रही हैं, उसके बारे में बातचीत करता है ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 120 नेशंस को एक्सेस किया जाता है। 2024 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 63 थी इंडिया की रैंक। कुछ 3 रैंक से हमने इंप्रूव किया। 2023 में शायद हमारी 66th रैंक थी, 2024 में हमारी रैंक कितनी हो गई? 63rd हो गई। इस इंडेक्स में स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड ने टॉप किया। टॉप किसने किया? स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड ने। 2-3 बेसिक चीज़ें। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। इंडिया की 2024 में रैंक कितनी थी? 63rd थी इंडिया की रैंक। और फिर एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2022 में। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को कब लाया गया? 2022 में लाया गया। अभी फिलहाल के लिए इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेज दिया गया फर्दर कंसिडरेशन के लिए। ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का है, ये अमेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 को। और क्या क्या करने की कोशिश की गई है इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू? एक तो सेंट्रल और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस को स्टैब्लिश करता है ये। और ये जो सेंट्रल और स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस होंगी, इनका काम क्या होगा? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के रेगुलेशन को देखना। दूसरा, ये जो बिल है ये मल्टीपल डिस्कॉम्स को अलाउ करता है इन द सेम रीजन। एक रीजन में एक से ज़्यादा डिस्कॉम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ कस्टमर्स को ऑप्शन देता है कि आप जिस सर्विस प्रोवाइडर से चाहो उस सर्विस प्रोवाइडर से बिजली को खरीद सकते हो। अभी तो आपने देखा होगा कि एक रीजन में एक ही डिस्कॉम होता है, एक तरीके से मोनोपोली सी होती है। लेकिन ये जो बिल है ये क्या कह रहा है कि एक रीजन में मल्टीपल डिस्कॉम्स हो सकती हैं और कस्टमर्स को भी ये परमिशन दी जा रही है कि कस्टमर्स जिस सर्विस प्रोवाइडर से चाहें उस सर्विस प्रोवाइडर से बिजली को खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है 2022 का, ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के ऊपर भी फोकस करता है। इसमें कुछ ऐसे रेगुलेशंस लाए गए जो कि कंपनीज को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम चार्जिंग हाई प्राइजेस। कंपनीज एक लिमिट से ज़्यादा प्राइजेस को चार्ज नहीं कर सकते हैं और कस्टमर्स को सेफगार्ड करता है। और मैंडेटरी मिनिमम और मैक्सिमम टैरिफ सीलिंग्स को फिक्स किया गया है। और ये जो सीलिंग्स हैं ये फिक्स कौन करेगा? एप्रोप्रिएट कमीशन इनको फिक्स करेगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है 2022 का, इसको अभी पास नहीं किया गया है, ये अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास में है। और इसके साथ में आज का हमारा चैप्टर खत्म हो गया। देखो, ये जो बातचीत आज हमने की है इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो क्या इंपॉर्टेंट है कि ये देख लेना कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। ये जो डेटा है इस डेटा को ब्रीफ तौर पे, बेसिक तौर पे ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। डिस्कॉम्स के सामने चैलेंजेस क्या हैं, इन चैलेंजेस को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ढंग से दिमाग में रखना, बिकॉज ये चैलेंजेस आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, कोट कर सकते हो आप। RDSS इस स्कीम का जो आउटकम है, आउटकम और जो एम है, उस एम को ब्रीफली दिमाग में रख लेना, क्या पता कहीं ना कहीं काम आ जाए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ये ऐसा टॉपिक है जिसमें जितने भी इनिशिएटिव्स हमने पढ़े हैं, इन इनिशिएटिव्स में से अगर आपको 5-6 भी याद रह जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।